Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are fine. Students, we are going to start next chapter number 11, which name is organic chemistry. बच्चों हम लोगों ने 9th में जब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो तब हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने डिस्कस की थी। अब हम उस केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने तब उसकी डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम इन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने उन कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी हिस्ट्री। सबसे पहले जो वर्ड 1828 के अंदर वर्ड जो ऑर्गेनिक था वो उन कंपाउंड्स के लिए कंसीडर किया जाता था जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होते थे। तो ऑर्गेनिक का वर्ड सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता था। द वर्ड ऑर्गेनिक जो था वो सिग्निफाइज करता था लाइफ को। लेवाइजर जो था उसने ये दिखाया कि कंपाउंड जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जबकि जो ऑब्टेन होते हैं एनिमल से उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस मौजूद होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हिस्ट्री के अंदर ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उन सब्सटेंसेस के लिए लिया जाता था जो प्लांट और एनिमल से यानी कि लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते थे। उसके बाद लेवाइजर एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि जो प्लांट से कंपाउंड्स डिस्कवर होते हैं उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है, जबकि जो एनिमल से डिस्कवर होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर एक स्वीडिश केमिस्ट था, उसका नाम था जैकब बर्जेलियस। उसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी और उस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज बिकॉज दे वर स्पॉटेड टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्ट्री फोर्स कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी इनहेरिटेड ओनली इन द लिविंग थिंग्स। उसका ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कुदरत के ज़राए से बनते हैं और कुदरती ज़राए सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। आर्टिफिशियली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते और उसकी इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया था। नेक्स्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी उसको ख़त्म कर दिया या उसको मात दी, किसने दी? वॉलर एक साइंटिस्ट था, उसने 1828 के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रिपेयर किया था और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया था उसने अमोनियम साइनेट। उसने अमोनियम साइनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था उसका फार्मूला था H2NCONH2। ये कंपाउंड उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन किया था। लेटर वाइटल फोर्स थ्योरी को निगलेक्ट कर दिया गया। एक साइंटिस्ट था कोल्ब जिसने एसिटिक एसिड लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया और उसके अंदर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होना शुरू हो गए। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत तरह के बन गए और आज हम जो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मोस्टली यूज़ करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स और बहुत सारे पॉलीमर्स जिनको हम आम रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। टुडे देयर आर अबाउट 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड 1000 ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे इर्द गिर्द, हर साल नए से नए ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्रिपेयर करते हैं। इसलिए पुरानी डेफिनेशन को रिजेक्ट करके एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद एक नई डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपेयर की गई थी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके अंदर कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम जो सा है वो असेंशियल न्यूट्रिएंट होता है उसका। ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम उसका असेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। ये उसकी न्यू डेफिनेशन की गई थी। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह ब्रांच कर सकते हैं, इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी से रिलेट करे उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं।
Oxides of carbon like carbon monoxide, carbon dioxide, carbonate, bicarbonate, carbides are also called carbon compounds. They are not treated as organic compound because their properties are quite different from those of organic compound. Each organic compound has specific formula and there are 4 types of formula of organic compound. Organic compound को उनके फार्मूला की बेस पर भी डिफाइन किया जा सकता है. कुछ कार्बन के ऑक्सीजन के साथ लिंक ऐसे हैं वो मतलब कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशन देखें तो उसके ऊपर तो पूरा उतरते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, इसलिए हम उनको एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस नहीं करते. ठीक है. और बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. Molecular formula. The formula which represent the actual number of atom in one molecule of organic compound is called molecular formula. ऐसा फार्मूला जो किसी के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताए, जिस किसी कंपाउंड के फार्मूला के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताए, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, ब्यूटेन इज C4H10. इट शो ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. इससे हमें पता चलता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम है और 4 कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं. ठीक है. इस फार्मूले से हमें यही पता चल रहा है ना कि इस एटम के, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम है. तो ऐसा फार्मूला जो नंबर ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन करे उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला. स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट. ये हमें उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट को बताती है. ठीक है. अब हमें ये पता है कि एटम्स के अंदर सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, ये वो उसका भी शो करवाती है. फॉर एग्जांपल, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन नीचे शो करवाया हुआ है. जो हमें स्ट्रक्चर को बताया उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला. उसके बाद है कंडेंस फार्मूला. द फार्मूला डैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स joined together to each other atoms in a straight chain or a branch chain is called condensed formula. मीन्स के स्ट्रक्चर फार्मूला को ही अगर थोड़ा शॉर्ट करके लिखा जाए तो उसको हम कंडेंस फार्मूला बोलते हैं. जैसा कि पिछली एग्जांपल के अंदर सेम एग्जांपल थी, सिर्फ उसके अंदर हाइड्रोजन को अलग अलग शो करवाया गया था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन इकट्ठी करके लिख दी CH3, ग्रुप पूरा लिख दिया, उसको खोल के नहीं लिखा गया, तो उसको हम कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं. नेक्स्ट है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. द फार्मूला विच शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला उसको हम जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें पता चले उसको हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बोलते हैं. इससे आपको पता चल रहा होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूले 4 तरह के हैं: मॉलिक्यूलर, कंडेंस, स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक. इस डायग्राम के ज़रिए शो करवाया गया है. नेक्स्ट है एक सीरीज़ दी गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है. हाइड्रोकार्बन्स को उनके नेम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन्स की बेस पर जो है क्लासिफाई करके अरेंज किया गया है. इनको हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन के नाम से जानते हैं. इसका आप लोगों ने फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला अच्छे से याद करना है. एक तरतीब से हैं, पेंटेन से लेकर ऑनवर्ड. आप उसके नेम से ही कार्बन नंबर जो है वो देख सकते हैं कि पेंटेन, पेंटा का मतलब 5 के लिए तो 5 कार्बन, हेक्सेन 6 के लिए हेक्सा का वर्ड यूज़ किया जाता है तो 6 कार्बन है, हेप्टेन 7 के लिए यूज़ होता है, ऑक्टेन 8 के लिए, नोनेन 9 के लिए और डिकेन जो है वो 10 के लिए यूज़ किया जाता है. इस तरीके से हम एलिमेंट्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट फार्मूला से पढ़ सकते हैं. ठीक है. उम्मीद है कि अल्लाह आपको समझ आई होगी. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे. अल्लाह हाफिज़.